ओके, तो एज आई टोल्ड यू दैट के ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला जो पार्ट था इसका वो था रिफ्लेक्शन। आई मे इवन से ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन, मिरर्स, plane mirrors, curved mirrors. So we have gone through a very detailed analysis of what the mirrors are, how exactly the images are going to be traced, what are the conditions, magnifications, velocity calculations of images with respect to mirror and all that. So वो पूरी लेक्चर सीरीज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, अवेलेबल है रिकॉर्डेड में। आज के इस लेक्चर से हम लोग शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन। ओके, इसको मैं ऑप्टिक्स का सेकंड पार्ट ऐसे ट्रीट करता हूँ, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपको वो आपको क्लास 12th में कवर करना है इंशाल्लाह। दैट विल बी वेव ऑप्टिक्स। ये जो हम सीख रहे हैं ये सब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ऐसे कहा जाएगा। सो आज की क्लास में हम काफी इंट्रोडक्टरी डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन। ओके, अब बेसिक्स तो जो हैं इसके आपने क्लास 9th में 10th में जरूर सीखे होंगे जिसमें हम ये देखते हैं कि लाइट जब किसी ट्रांसपेरेंट बाउंड्री पे आ जाती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्रॉस करने की कोशिश करती है। ठीक, जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है और लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो जब वो इस बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करेगी तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी, और जब लाइट ऐसे मीडियम इंटरचेंज करती है, आई में से एक मीडियम को छोड़ के दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं। उसकी जो डायरेक्शन ऑफ Yes. प्रोपोगेशन है वो सीधी नहीं रहती है, बल्कि हम ऐसे कहते हैं कि वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ऑफ कोर्स उसके बेंड होने की भी कुछ क्राइटेरियाज होंगी कि कहाँ बेंड होगी, कैसे बेंड होगी, कितनी बेंडिंग आएगी, ये सब। बट टू द वेरी बेसिक पॉइंट हम ये कहेंगे कि लाइट जब एक मीडियम को छोड़ के किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में एक हल्का सा चेंज आप यहाँ दिखा सकते हो। तो एक हल्का सा चेंज यहाँ पे आता है, लाइक ऐसे। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें हम ये कहते हैं कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। ओके, I may repeat this: change in the direction of propagation of light when light is traveling from one medium to another medium is called as refraction. Of course, लाइट के रिफ्रैक्शन को समझने के लिए हम बाउंड्री पर, मीडियम्स की बाउंड्री पर क्या करते हैं, नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं, और फिर इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि लाइट पहले कितने एंगल से आ रही थी, दैट वी कॉल एज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और फिर बाद में रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट किसी दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो वो कितने एंगल से रिफ्रैक्ट हो रही थी। सो वी हैव टू स्टैंडर्ड एंगल्स टू बी मेजर्ड: एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डू रिमेंबर दैट कि ये जो एंगल्स हैं ये हमेशा नॉर्मल से मेजर। अब इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस करना या इसके और डिटेल करने से पहले मैं कुछ बहुत फंडामेंटल बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे हमने ये कहा कि हम यहाँ एक मीडियम 1 के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर एक दूसरा मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं, मीडियम 2। मीडियम मतलब वो जगह, वो स्पेस जहां से लाइट ट्रैवल कर रही है, उसे मीडियम कहा जाएगा। ओके, अब जब हम रिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर हम ऐसी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम लिखते हैं रेयरर मीडियम, है ना। Yes. और हम ऐसी भी टर्मिनोलॉजीज का अक्सर इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम लिखते हैं Denser medium. यस, डेंसर मीडियम। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रेयरर और डेंसर का क्या मतलब है, किस चीज को हम रेयरर और किस रेफरेंस में हम उसे डेंसर कॉल करते हैं। देखिए, डेंसर ये मीडियम की डेंसिटी को बताता है। कोई भी मटेरियल मीडियम अगर डेंस है, ज्यादा कॉम्पैक्ट है, तो उस मटेरियल मीडियम को हम डेंसर कहते हैं।
अब एक मीडियम अगर मैं डेंसर इस्तेमाल करता हूं और उससे कम डेंसिटी का अगर कोई दूसरा मीडियम मेरे सामने है तो मैं उस मीडियम को कॉल करूंगा रेयरर। तो रेयरर का यहाँ मतलब होता है पीछे वाला, ठीक है। रेयरर का मतलब डेंसिटी में कम, डेंसिटी में पीछे, उसे हम रेयर बोलते हैं, पीछे की तरफ। ओके, रेयरर का मतलब पीछे की तरफ। तो यहाँ हम कहेंगे डेंसिटी में कम अगर कोई मीडियम है, एक ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी कंपैरेबली कम है, तो उसे रेयरर कहा जाएगा। तो कीप इन माइंड कि किसी एक पर्टिकुलर मीडियम को हम हमेशा ऐसे टैग नहीं कर सकते हैं कि ये डेंसर ही है और ये रेयरर ही है। हमेशा हम उस पर ऐसा टैग नहीं लगाएंगे, बल्कि ये किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए कंपैरेटिवली बोला जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। ये मैंने कुछ बाउंड्रीज बना दी। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये कुछ बाउंड्रीज ऑफ द मीडियम है और इसमें 2-3 अलग अलग मीडियम्स का मैं कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया वैक्यूम और वाटर, ठीक है, या फिर मैंने इस्तेमाल किया एयर और ग्लास, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया ग्लास और फिर वाटर, या फिर मैं इस्तेमाल करता हूं ग्लास और डायमंड। अब देखिए, अगर मैं वैक्यूम और वाटर की पेयर, एज अ कपल, एज अ पेयर ऑफ मीडियम के बारे में बात करूं, तो जाहिर बात है वैक्यूम और वाटर में वाटर कैसा माना जाएगा? डेंसर। डेंसर। और वैक्यूम कैसी मानी जाएगी? रेयर। तो क्या हम वाटर को हमेशा डेंसर मानेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहां देखिए, जब मैं ग्लास और वाटर लेता हूं तो ग्लास और वाटर में मैं वाटर को रेयरर बोलूंगा, ठीक है, और ग्लास को डेंसर बोलूंगा, क्योंकि वाटर के मुकाबले में कौन कॉम्पैक्ट है? ग्लास। ग्लास। तो ग्लास और वाटर के पेयर में ग्लास डेंसर माना जाएगा और वाटर रेयरर माना जाएगा, लेकिन वैक्यूम और वाटर के पेयर में वाटर डेंसर माना जाएगा और वैक्यूम रेयरर माना जाएगा। तो आई वॉज ऑन अ पॉइंट कि किसी भी मीडियम को हम हमेशा के लिए टैग नहीं करेंगे कि ये मीडियम हमेशा रेयरर है और ये मीडियम हमेशा डेंसर है, ऐसा हम उसे टैग नहीं करेंगे। किसी भी मीडियम के रेयरर या डेंसर होने का क्राइटेरिया उस पेयर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा जिसके साथ हम उसको कपल कर रहे हैं, उसको कंबाइन कर रहे हैं। उसके रेफरेंस में हम बोलेंगे कि ये दोनों में ये रेयरर है और ये डेंसर है। अब जैसे मुझे बताइए, एयर और ग्लास में हम क्या कमेंट करेंगे? एयर रेयरर है और ग्लास डेंसर। डेंसर है। ग्लास और वाटर में हम क्या कमेंट करेंगे? ग्लास डेंसर, वाटर ग्लास रेयर। डेंसर है, वाटर रेयरर है। ग्लास और डायमंड में हम क्या कमेंट करेंगे? ग्लास रेयर। डायमंड डेंसर है और ग्लास रेयर। रेयरर है। वही ग्लास जो अभी वाटर के साथ डेंसर बना था, डायमंड के साथ रेयरर बन गया है। बात समझ आ रही है ना आपको? ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर मीडियम को कभी भी ऐसे टैग नहीं करना कि ये हमेशा के लिए डेंसर है और ये हमेशा के लिए रेयरर है। ये हमेशा उस पेयर पे डिपेंड करेगा जिसके रेफरेंस में हम उसकी डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर हुई आपको? चलिए, छोटी सी बात थी बट ये क्लियर होना जरूरी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस छोटे से रेफरेंस डायग्राम को ध्यान से देखिए। इसमें ये वाली जो रे है, इस रे को हम कॉल करते हैं इंसिडेंट रे, और जब वो मीडियम क्रॉस करके दूसरे में चली जाती है तो हम उसे कॉल करते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। अब लाइट के बेंड होने के दो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। लाइक मैं यहाँ पे ऐसे दो पेयर ऑफ मीडियम का इस्तेमाल करता हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले एक मीडियम ले लेता हूं रेयरर और उसके कॉम्बिनेशन में दूसरा मैं कोई भी मीडियम इस्तेमाल करूंगा डेंसर। फिर दूसरी बारी क्या करता हूं, डेंसर को पहले इस्तेमाल करता हूं और फिर रेयरर को लेता हूं। अब आई एम शोइंग दैट द लाइट इज सपोज टू कम लाइक दिस। ऐसे आ रही है लाइट, ये मैंने यहाँ पे नॉर्मल निकाला, ठीक है। ऑब्वियस बात है, इसके रेफरेंस में अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करूंगा तो ये ऐसे बनेगा। अब अगर लाइट की बेंडिंग मैं दिखाता हूं तो मैं कहूंगा कि वो लाइट कुछ ऐसे बेंड हुई, और यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। बट इस सिचुएशन में अगर मैं लाइट को दिखाता हूं, ये इंसिडेंट लाइट ये ऐसे आ रही है, ठीक है। दिस इज व्हाट द इंसिडेंट लाइट इज। आई मे शो के यहाँ पे ये नॉर्मल है, लाइक दिस, ये नॉर्मल है। अब अगर लाइट सेकंड मीडियम में एंटर करती है तो इसके रिफ्रैक्शन को मुझे ऐसे दिखाना है,
लाइक दिस। अब ये बात है, यहां पर मैं मेजर करूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां पर मैं मेजर करूंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप इस छोटे से कंपैरिजन से एक फर्क समझ सकते हैं, एक डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ ट्रैवल करती है तो उसकी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। हालांकि देखो लाइट को यहाँ कैसे जाना चाहिए था, ऐसे towards सीधे the जाना normal. चाहिए, एक्चुअली ऐसे Yes. सीधे जाना चाहिए था। तो लाइट ऐसे Hmm. टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, इस तरफ बेंड हुई लाइट, ठीक है ना। Yes. ये मामला कब होगा, व्हेन द लाइट इज सपोज टू ट्रैवल फ्रॉम Rarer. Rarer to denser. और इस सेकंड वाली डायग्राम में देखिए, अगर ये लाइट नहीं मुड़ती, नहीं बेंड होती, तो उसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था। अब आप देखेंगे कि लाइट की बेंडिंग हो गई, इसका पाथ चेंज हो गया, ये ऐसे, Away from the. Yes. ठीक है। तो हमने ये नोटिस किया कि इस सिचुएशन में लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, ठीक है, नॉर्मल से दूर भागती है जब लाइट ट्रैवल करती है डेंसर से रेयर। अब आप एक चीज नोटिस करें कि अगर ये लाइट की बेंडिंग नहीं होती तो क्या लाइट ऐसे सीधे जाती, Yes. तो ये जितना मुड़ी है, जितना इसका बेंडिंग हुआ है, डेफिनेटली ये बेंडिंग ही तो कहलाएगा डेविएशन। Yes. Yes. Deviation. और यहां पर ये भी जो बेंडिंग हुई है यही चीज कहलाएगी डेविएशन, बराबर, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब एक बड़ी सरप्राइजिंग सी ज्योमेट्री आप यहाँ पे देखें कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन है, ये बिल्कुल इसकी स्ट्रेट कंटिन्यूटी में अगर मैं लाइन खींचता हूं तो यहाँ आती है। आप ध्यान से देखें तो I इज इक्वल टू आर प्लस डेल्टा, I Yes. शुड बी इक्वल टू आर प्लस डेल्टा, अगर R आप नोटिस plus करते delta. हैं, Yes. ठीक है, अगर आप इस बात को नोटिस करते हैं तो आप यहाँ पे लिख पाएंगे एंगल I शुड बी इक्वल टू आर प्लस डेल्टा, विच एक्चुअली मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस आर। Yes. Yes, sir. यानी कि इस छोटे से फॉर्मूले से मुझे ये पता चला कि कितना डेविएशन हो रहा है। Hmm. अब इस दूसरे साइड में देखिए आप, अब इस दूसरे साइड में अगर आप एक पूरा कंपैरिजन करते हैं, एक पूरा कंपैरिजन, ये I है, ठीक है ना, ये पूरा R है और ये इसके अंदर का डेल्टा, तो मुझे बताइए कि यहाँ जो बचा हुआ एंगल है ये वाला, ये क्या होगा। I. मैं गलत नहीं हूँ, Delta minus R. वेरी गुड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये होना चाहिए R माइनस डेल्टा Yes. ज्योमेट्री के हिसाब से। और फिर ज्योमेट्री के हिसाब से आप नोटिस करें तो ये वर्टिकल लाइन है, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है, इसके एक तरफ R माइनस डेल्टा है और दूसरी तरफ I है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू R minus. R माइनस डेल्टा, जिसे रीअरेंज करने पर मुझे मिलेगा डेल्टा इज इक्वल टू R माइनस I। तो ऐसे करके भी मुझे यहाँ पे डेविएशन मिल रहा है, बट आप नोटिस करें डेविएशन का फॉर्मूला हल्का सा बदलता है। जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ आती है तो डेविएशन हो जाता है I माइनस आर, और जब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो डेविएशन हो जाता है R माइनस I। नो डाउट मैग्नीट्यूड में हम उस डेविएशन को इक्वल ही मानेंगे, ओके, इक्वल ही माना जा सकता है। अगर मैग्नीट्यूड ही देखना है तो ये सिर्फ I और R का डिफरेंस ही तो है। Yes. एक और बड़ी कमाल की बात आप यहाँ नोटिस करेंगे कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो आप ये देखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा ग्रेटर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा बनता है, I बड़ा होता है। और यहाँ आप देखेंगे कि अगर लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो स्मॉलर हो जाता है एज कंपेयर टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए इतना बड़ा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, ठीक है। Yes, sir. Yes or no? Yes. So this is what a very introductory geometrical consideration regarding refraction. अब इसमें कुछ लॉज भी बताए जाते हैं और ये सब मैं ऐसी बातें कर रहा हूं जो आप मे बी 9th में 10th में पढ़ चुके होंगे, बट टू बिगिन विथ मुझे यहीं से शुरू करना चाहिए। तो इसमें कुछ लॉज भी बताए जाते हैं। जैसे एक पहला लॉ ये बताया जाता है कि आप नॉर्मल इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को जब चेक करते हैं तो आप ये देखेंगे कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के आइदर साइड पे होती है, दोनों कभी भी एक साइड पे नहीं आएंगे, ओके। द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द नॉर्मल। सेकंड लॉ उसमें ये बताया जाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो यूजुअली एक प्लेन में आएंगे, हमेशा एक प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि लाइट ऐसे आई और अचानक से ऐसे बाहर स्क्रीन के बाहर चली गई या स्क्रीन के अंदर चली गई, ऐसे नहीं, वो एक सिंगल प्लेन को फॉलो करेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो हमेशा एक सिंगल प्लेन में हो।
तीसरा और सबसे अहम लॉ जो उसमें है वो कहलाता है स्नेल्स लॉ। ओके, आपको याद होगा स्नेल्स लॉ, आपने कहीं रीडिंग में भी आया होगा आपके। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी रिफ्रैक्शन के दौरान, ड्यूरिंग एनी रिफ्रैक्शन, आइदर फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, व्हाटएवर द वे यू कंसीडर इट, आप अगर रेशियो लेते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू गिवन मीडियम के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आप अगर एक रेशियो निकालते हैं किसी भी गिवन मीडियम को रेफर करते हुए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन का रेशियो निकालते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये रेशियो जो है वो हमेशा किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए कैसा होगा? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट होगा किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए। हाँ, अगर आपने गिवन पेयर ऑफ मीडियम बदला तो वो कांस्टेंट का नंबर बदलेगा। जैसे आप वैक्यूम वाटर इस्तेमाल करते हो तो इनका एक कांस्टेंट आएगा, एयर ग्लास इस्तेमाल करते हो तो इनका एक कांस्टेंट आएगा, ग्लास और वाटर यूज करते हो तो इसका एक कांस्टेंट आएगा, ग्लास और डायमंड यूज करते हो तो इसका अपना एक कांस्टेंट आएगा, लेकिन उस पेयर के लिए वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात ये है कि जो भी ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे हमको मिलेगी, कांस्टेंट नंबर हमको मिलेगा, उसे हम कॉल करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसका एक नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और खास बात यह है कि ये एक कांस्टेंट है जिसका कोई यूनिट नहीं है और कोई डायमेंशन नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है, याद रखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जब हम बात करेंगे तो हमें याद रखना चाहिए नो यूनिट एंड इट डज नॉट हैव एनी डायमेंशन, नो डायमेंशंस। ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा, इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, ये जस्ट एक नंबर होगा। माइक्स ऑफ रखें बेटा प्लीज। So it does not have a unit, it does not have any dimension. अब मुझे आपको बेसिकली ये समझाना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, होता क्या है, और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है हमारी इस स्टडी में। बट बिफोर दैट आई वांट टू कम अप विद अ लिटिल एक्सप्लेनेशन कि ये लाइट बेंडिंग क्यों कर रही है, व्हाट इज द रीजन दैट द लाइट इज बेंडिंग। ओके, लाइट की बेंडिंग होने का क्या वजह है, क्या रीजन है। ओके, इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एंड आई थिंक दिस वन एग्जांपल विल सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द होल आइडिया। मान लेते हैं कि हम किसी गार्डन में हैं और उस गार्डन में दो तरीके के फ्लोर्स हमारे सामने हैं। एक ऐसा फ्लोर है जिसमें हम देखेंगे कि कंक्रीट बना हुआ है, ठीक है, कंक्रीट का फ्लोर है, सी लिख दिया मैंने वहां पे, कंक्रीट का फ्लोर है। और एक ऐसा फ्लोर है जिसमें हम ये देखेंगे कि ग्रास है, ठीक है। तो यहाँ सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर है, यहाँ नीचे की तरफ आगे की तरफ हम कहेंगे कि ग्रास का फ्लोर है, और ये दोनों के बीच में बाउंड्री बनी है। तो ऐसे दो मीडियम का हमारा सेपरेशन हो गया, करेक्ट है? यस सर। यस सर। अब इमेजिन करते हैं बेटा कि हमारे पास एक ड्रम है, एक बैरल, ठीक है, जैसे ये ब्लू कलर का बैरल हम लोग यूज करते हैं ना, वैसा बैरल है हमारे पास एक ड्रम, ठीक है ना। अब ये जो बैरल है, हम इसको क्या कर रहे हैं, कंक्रीट के फ्लोर पर रोल कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम इस लाइन पर इसको रोल कराएंगे, तो हम देखते हैं कि ये कंक्रीट के फ्लोर पर ऐसे रोल करता जाता है, ठीक है। रोल कराते 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 जो है ना, ये ऐसे आगे आता जाता है, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि इसका कुछ हिस्सा ग्रास पर चला जाता है और कुछ वाला हिस्सा अभी भी कंक्रीट पर है, ठीक। ऐसे हम रोल कराते जा रहे हैं, ऐसे ढकेलते जा रहे हैं, ढकेलते जा रहे हैं, रोलिंग 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 करते 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 हम ये देखते हैं कि सम पोर्शन ऑफ इट इज ऑन द ग्रास एंड सम पोर्शन ऑफ इट इज ऑन द कंक्रीट फ्लोर येट। अब एक बात नोटिस करो कि जो कंक्रीट वाला फ्लोर है उस पे ये बैरल जो है वो तेजी से मूव करेगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी वहां पे, करेक्ट है? यस सर। लेकिन ग्रास वाले फ्लोर पे चूंकि थोड़ा सा वेट रहेगा वहां पे, या ग्रास की वजह से थोड़ा फ्रिक्शन ज्यादा आ जाएगा, आप ऐसे समझ लो, या उतना इजीली वहां पे वो रोल नहीं कर पाएगा। तो अगर मैं रोलिंग ग्रास पे कंटिन्यू करता हूं तो फर्स्ट एंड सिग्निफिकेंट चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि ड्रम की स्पीड कम हो जाएगी, है ना। अब आप नोटिस करो कि ये ड्रम का कुछ पोर्शन जो है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन देखिए, यहाँ हल्का सा मैं इसको शेड कर देता हूं, ये वाला पोर्शन आप देखें तो ये कहाँ चला गया है,
ग्रास वाले, और बकिया पोर्शन उसका रिमेनिंग पोर्शन अभी कहाँ है? कंक्रीट। कंक्रीट पर है। तो क्या इस पोर्शन में थोड़ा सा स्टकअप हो जाएगा, ये अटक जाएगा यहाँ पे? Yes. हल्का सा हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी, यहाँ पे वो थोड़ा सा स्टक हो जाएगा, थोड़ा सा अटक जाएगा, और ये वाला पोर्शन तेजी से मूव करेगा कंपैरेटिवली। मतलब अभी उसी इंस्टेंट पर क्या हुआ कि ड्रम के एक पोर्शन की स्पीड घट गई है और एक पोर्शन की स्पीड ज्यादा है। आर यू रियलाइजिंग दिस? यस सर। तो हम देखेंगे कि जैसे ही ऐसा होता है और ड्रम ग्रास के पोर्शन में जब पूरी तरीके से एंटर करता है तो वो हल्का सा टिल्टेड हो जाता है, हल्का सा टिल्टेड। चूंकि ये वाला पोर्शन ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा था तो ये थोड़ा आगे भागेगा, और ये वाला पोर्शन चूंकि स्लो चल रहा था तो ये हल्का सा पीछे रह जाएगा। तो हम देखेंगे कि ड्रम हल्का सा बेंड, हल्का सा टिल्टेड हो जाता है, उसकी डायरेक्शन ऑफ रोलिंग में थोड़ा सा फर्क आता है। बराबर? और वंस वो ग्रास के फ्लोर पर एंटर कर जाता है तो उसके बाद वो उसी कंटिन्यूटी में, उसी डायरेक्शन में जो है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करने लगता है, और ये उसके आगे के नोटेशंस है। अब अगर आप इस पूरी डायग्राम को एक रे से एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये रे या एक ट्रैक से उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये ट्रैक पहले ऐसा था, है ना, और बाद में ये ट्रैक ऐसा हो गया। करेक्ट है? यस सर। अब आपको एकदम सिग्निफिकेंटली ये फर्क समझ में आ रहा होगा कि इसका ट्रैक जो है वो चेंज हो गया है। Yes. सेम चीज लाइट में होती है, उसका ट्रैक चेंज हो जाता है। तो अब ये मैं आपकी इंटेलेक्ट पर छोड़ता हूं ये बताने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ। मीडियम चेंज हुआ। हाँ, तो ऐसा क्या हुआ मीडियम चेंज होने से कि फिर डायरेक्शन बदल गया? Friction. बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने आपको, आई गेस। सोचें इस पे, ऐसा क्या हुआ यहाँ पे कि इसको अपना रास्ता बदलना पड़ा? स्पीड। वेरी गुड, इसका आंसर सिंपल है, स्पीड। जब तक ड्रम पूरे पूरे कंक्रीट के फ्लोर पे चल रहा था तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। जैसे ही वो एक बाउंड्री पर एंटर करता है जिसमें उसका कुछ पोर्शन ग्रास वाले मीडियम में है और कुछ पोर्शन कंक्रीट वाले मीडियम में है, तो उसमें एक हल्का सा टिल्ट आ जाता है, एक हल्का सा बेंडिंग उसमें आ जाता है, बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन द स्पीड, बिकॉज ऑफ चेंज इन द स्पीड। और फिर एक बार जब वो पूरी तरीके से ग्रास वाले पोर्शन में एंटर कर जाता है तो हम ये देखते हैं कि वो फिर एक बार सीधा चलता है। तो यहां जो बेंडिंग का फिनोमेना अकर हुआ उसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल है, चेंज इन स्पीड, चेंज इन द स्पीड। एग्जैक्टली सेम फिनोमेना लाइट के साथ होता है। जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। उसकी स्पीड अगर चेंज होगी तो लाइट के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में फर्क आएगा, बिल्कुल वैसे जैसे ड्रम के साथ। बराबर? अब आप इस चीज को और गहराई से समझने की कोशिश करें। इफ वी रियली ड्रॉ ए नॉर्मल हियर, नॉर्मल अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो हमें यह समझ आया कि जिस मीडियम में स्पीड कम है उस मीडियम में एंटर करने के बाद ड्रम नॉर्मल की तरफ मूव करा, उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन नॉर्मल की तरफ गया, बिल्कुल वैसे जैसे डेंसर मीडियम में आने के बाद लाइट की रेट बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ड्रम का पाथ बेंड हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल। आई होप आप समझ पा रहे हैं। Yes, sir. यस सर। ना इफ वी गो फॉर अ रिवर्स एग्जांपल, जिसमें हम ये मानते हैं कि पहले हम लोग ग्रास से आ रहे थे और बाद में कंक्रीट से, तो ये हमारी ड्रम की पोजीशन है। देखिए, समझने की कोशिश करिए इसको पूरे अच्छे तरीके से। ये हमारी ड्रम की पोजीशन है। अब हम देखेंगे कि ड्रम का कुछ हिस्सा कहां बेंड हो, कहां एंटर कर गया है। कंक्रीट। तो जो पोर्शन कंक्रीट में एंटर करता है क्या वो तेजी से भागेगा? यस। तो अगर ये हिस्सा तेजी से भागता है, ये हिस्सा एक दूसरे एंड के मुकाबले में, अपोजिट एंड के मुकाबले में कंपैरेटिवली अगर ये तेजी से भागेगा, तो क्या ड्रम का नया पोजीशन मुझे ऐसे देखने को मिलेगा?
क्योंकि ये पोर्शन तेजी से भागेगा, ये जरा ज्यादा चलेगा, ये कम चलेगा। यस सर। अब उसके बाद वो कंटिन्यू करता है उसी तरीके से, क्योंकि वो पूरी तरीके से दूसरे मीडियम में आ चुका है। अब अगर आप इसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को अच्छे से ट्रेस करोगे, इसका लाइन ऑफ मोशन निकालोगे, तो आप देखोगे कि इसका लाइन ऑफ मोशन ऐसे हो गया। और यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो आप डेफिनेटली ये क्लेम करोगे कि ये जो बेंडिंग हुआ है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ है, जबकि यहाँ जो बेंडिंग हो रहा था ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा था। Yes. तो ऑब्वियस बात है डेंसर से रेयरर में, यानी कि कम स्पीड वाले मीडियम से ज्यादा स्पीड वाले मीडियम में जाओगे तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। रेयरर से डेंसर में, यानी कि ज्यादा स्पीड वाले मीडियम से कम स्पीड वाले मीडियम की तरफ जाओगे तो बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। ठीक है, Yes, sir. अब इसका एक और बड़ा मजेदार एग्जांपल समझिए। अगर हम ड्रम को ऑब्लिक ना ले जाएं, सीधा ले जाएं, कैसे भी, ग्रास से कंक्रीट में या कंक्रीट से ग्रास में, कैसे भी ले जाएं, अब सोच समझ के बताइए कि बेंडिंग की क्या पॉसिबिलिटी है। सीधा जाता। इट विल नॉट बेंड, क्योंकि ये ऑब्लिकली नहीं जा रहा है, ऑब्लिक नहीं जा रहा है, इसका कोई हिस्सा, कोई एंड सिर्फ एंटर नहीं कर रहा है दूसरे मीडियम में, बल्कि दोनों एंड्स बराबर बराबर लेवल पर एंटर कर रहे हैं। तो दोनों एंड्स की स्पीड में सेम चेंज आएगा। अगर दोनों एंड्स की स्पीड में सेम चेंज आता है तो ये ड्रम अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करेगा और ये उसी पाथ पर चलेगा जैसे वो चल रहा था। मतलब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ड्रम के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में कोई चेंज नहीं आया। अब लाइट को भी अगर आप ऐसे सीधा भेजोगे ना, सीधा इंसिडेंट कराओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रखोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। लाइट को अगर आप सीधा भेजोगे तो लाइट सीधे ही आगे जाएगी, रिफ्रैक्शन हमको नजर ही नहीं आएगा। रिफ्रैक्शन उस वक्त आएगा जब हम ऑब्लिक भेजते हैं, तिरछा भेजते हैं, एंगल पर भेजते हैं। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. इसका मतलब हमें यह पता चला कि ये सारा खेल जो है 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फैक्टर नंबर 1 यहां पे आता है स्पीड, ठीक है, इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए चेंज इन स्पीड। और फैक्टर नंबर 2 यहां पे अपना रोल प्ले करता है और वो है एंगल। चेंज ऑफ स्पीड तो ऐसे भी हो रही थी, यहां हमें कुछ ज्यादा नजर नहीं आया, यहां कोई हम रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना देख नहीं पाए, यहां हमें पाथ ऑफ प्रोपोगेशन में कोई फर्क नहीं नजर आया। मतलब रिफ्रैक्शन जब भी होगा तो वहां पे 2 पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट लेवल पर डील किए जाएंगे। एक क्या है, चेंज इन स्पीड, और दूसरा क्या है, Angle. एंगल। एंगल। अब एंगल को रिलेट करते हुए हम ऑलरेडी एक लॉ बना चुके हैं, साइन आई बाय साइन आर किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए हमेशा एक कांस्टेंट की तरह देखा जाएगा, और उस कांस्टेंट को हम क्या कॉल करते हैं, Refractive index. अब हमें इसी बात को रिपीट करना है, इसी बात को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन स्पीड, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन स्पीड। आप सोचिए, इन्हीं एग्जांपल्स को मैं दोबारा यहां कैरी करता हूं। अगर मैं लाइट को ट्रैवल कराता हूं वैक्यूम से वाटर में, तो मैं एक रेशियो यहां पे एस्टिमेट करूंगा। सिंपल बात है, रेशियो में एस्टिमेट करूंगा वेलोसिटी या स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड इन वाटर। यहां मैं एक रेशियो एस्टिमेट करूंगा स्पीड इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड इन ग्लास। यहां मैं एक रेशियो एस्टिमेट करूंगा स्पीड इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड इन वाटर। यहां मैं एक रेशियो एस्टिमेट करूंगा स्पीड इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड इन डायमंड। और मैं हर बार ये देखूंगा कि ये रेशियो किसी पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए कैसा है, Constant. कांस्टेंट है। किसी पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए, ये सारे एक कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट अलग है, ये कांस्टेंट अलग है, ये कांस्टेंट अलग है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए कैसा रहेगा, Constant. तो इसी कांस्टेंट को क्या कहा जाएगा, Refractive index. ये वही कांस्टेंट है जो साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर से बनता है। इट इज द सेम कांस्टेंट, द सेम वैल्यू, ठीक है, द सेम पैरामीटर, द सेम कांस्टेंट नंबर विच वी ट्राई टू डेवलप बाय टेकिंग अ रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर। अब इस बार वो आएगा इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड्स इन द 2 गिवन मीडियम्स। और उस कांस्टेंट को हम फिर एक बार वही नाम देंगे, क्या कॉल करेंगे हम, Refractive. बेसिकली अगर मैं आपसे ये पूछूं यहां पे, यह समझाने की आपको कोशिश करूं कि भाई ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या,
तो आई मे एक्सप्लेन इट इन टू वेज, मैं दो तरीके से बता सकता हूं। पहला मेरा पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये होगा कि किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, याद रखिए पेयर की बात चलती है, एक सिंगल मीडियम की बात कभी नहीं चलेगी। किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के रिस्पॉन्स में एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही बनेगा। ठीक है, साइन ऑफ आई लोगे तो उसके लिए एक पर्टिकुलर साइन आर ही बनेगा। यस तो इसका मतलब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये पता चलता है कि किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम में लाइट किस हद तक बेंड होगी, डिग्री ऑफ बेंडिंग क्या हो सकता है उसका। वैक्यूम से वाटर में लाता हूं तो कितना बेंडिंग होगा, और एयर से ग्लास में लाता हूं तो कितना बेंडिंग होगा। उसकी जो डिग्री ऑफ बेंडिंग है वो कितनी हो सकती है, क्या लेवल हो सकता है उसका, उसकी डिग्री ऑफ बेंडिंग का कितना प्रोपोर्शन हमें मिलेगा, ऐसे समझिए, या कितने हद तक, कितने लेवल तक, कितने मैग्नीट्यूड तक हम लाइट को बेंड करा सकते हैं किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम। इस चीज को गिनने का नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरा, क्योंकि यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ कांस्टेंट 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 बन के आ रहा है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, रेशियो ऑफ स्पीड। Constant. वही ना, इससे हमें पता चल रहा है कि रेशियो ऑफ स्पीड मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते जाते लाइट की स्पीड कितनी चेंज होगी, हाँ पहले कितनी थी और अब कितनी होगी, उस हिसाब से ये कांस्टेंट आएगा। और याद रखिए वैक्यूम वाटर का कांस्टेंट अलग होगा, एयर ग्लास का कांस्टेंट अलग है, क्या दोनों सेम होंगे? नहीं, अलग अलग। अलग, इसका कांस्टेंट अलग, इसका कांस्टेंट अलग, क्योंकि ये इसकी स्पीड को कंपेयर करके निकलेगा और ये इन दोनों की स्पीड को कंपेयर करके निकलेगा। याद रखिए इस बात को। तो जहां हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इस बात का अंदाजा हो सकता है कि कितना आई रखूंगा तो कितनी आर मिलेगी, वहीं मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इस बात का भी अंदाजा हो सकता है कि कितनी स्पीड से लाइट पहले मीडियम में चल रही है तो कितनी स्पीड से लाइट दूसरे मीडियम में चलेगी या चल सकती है। यस सर। गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. अब इसे लिखने और समझने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, बहुत ध्यान से समझिए। यहां अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं। मैं कुछ मीडियम्स यहां निकाल रहा हूं, ठीक है, और मैं बस उनके नंबर देने वाला हूं, लाइक 3, 5, ठीक है, 2, 7, कुछ भी नंबर दे दूंगा मैं, 8, 9, 1, 6। और हर बार मेरा मानना यह है कि लाइट ऐसे आ रही है, फर्दर ऐसे आगे जाएगी नीचे, कैसे भी जाए, रेयर डेंसर डेंसर रेयर, कोई फर्क नहीं है। फिलहाल हम उसे बस जनरलाइज करते हैं। ये लाइट ऐसे आ रही है, हो सकता है ऐसे चली जाए, लाइट ऐसे आ रही है, हो सकता है ऐसे चली जाए, लाइट ऐसे आ रही है, हो सकता है ये लाइट ऐसे चली जाए। अब मुझे बताइए यहाँ इंसिडेंट मीडियम कौन सा है? 3, रिफ्रैक्टिंग 5, यहाँ, 2, 7, इंसिडेंट कौन? 2, 2, 2, रिफ्रैक्टिंग 7. यहाँ, इंसिडेंट Incident. 8, रिफ्रैक्टिंग 9 यहाँ, इंसिडेंट रिफ्रैक्टिंग 6। इंसिडेंट 1 और रिफ्रैक्टिंग 6. अब बड़े ध्यान से देखिए, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो हम उसे कहते हैं आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं कैसे लिख रहा हूं ध्यान से देखिए, म्यू उसका सिंबल है, म्यू या एन दोनों तरीके से लिखा जाता है। यू कैन राइट म्यू, यू कैन राइट एन। अब हमारी टेक्स्ट बुक में म्यू से लिखा गया है तो मैं म्यू लिखता हूं। म्यू इसका सिंबल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 5 विथ रिस्पेक्ट टू 3, मतलब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं? 5. और किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं? 3. तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा लिखा जाता है, इंसिडेंट या रिफ्रैक्टिंग? Refractive. और किसके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है? Incident. इंसिडेंट। इसका आंसर आएगा स्पीड इन मीडियम 3 डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम 5। ठीक है। Yes. Yes, sir. और अगर गिवन केस में आप ये कहते हो कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन चुका है और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन चुका है, तो आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो
साइन आई बाय साइन आर। साइन आई बाय साइन आर में कभी कोई चेंज नहीं होगा, ये हमेशा आर बाई आई बाई आर ही आएगा, साइन आई बाय साइन आर आएगा, लेकिन लिखना ऐसे पड़ेगा हमें। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये? 5 का इसके रिस्पेक्ट में 3 के ऐसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 5 respect to 3 is equal to ratio of velocity of 3 यानी कि इंसिडेंट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन रिफ्रैक्टिंग मीडियम। अब आपने मुझे हेल्प करना है बाकी सब जगह मैं कैसे कैसे लिखूं, बोलिए। 7 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं? V 2 बाय स्पीड इन 7। yes रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? 9 का 9 respect to 8 विद रिस्पेक्ट टू 8 क्या लिखना चाहिए? V8 by V9 स्पीड इन मीडियम 8 डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम 9। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखना चाहिए? 6 का 6 का। किसके रिस्पेक्ट में? but 1 के रिस्पेक्ट में क्या लिखना चाहिए? speed of V1/6 V1 बाय V। 6 क्लियर हो रही है बात ये? yes yes sir एकदम ठीक तरीके से। yes sir नाउ लेट मी गिव यू वन मोर फ्यू मोर एग्जांपल्स। जैसे मैं अब यहाँ पे ले लेता हूँ एयर ग्लास एंड लेट मी अज्यूम द लाइट इज कमिंग लाइक दिस। टेल मी व्हाट शुड आई राइट? VA by VG रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? glass with V ग्लास विद रिस्पेक्ट टू air क्या लिखना चाहिए? VA by वेलोसिटी VG इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन glass glass अब एक बात नोट करिए, ये जो वेलोसिटी इन एयर है ना 3 into 10 to the power 8 वैक्यूम, इसको हम लोग यूज करते हैं सिंबल सी से। सिंबल सी बताया जाता है इसका, और इसका एक फिक्स नंबर है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। yes sir yes sir अब मेरे पास मान लीजिए एक और मीडियम है या एक और सेपरेशन ऑफ मीडियम है लाइक दिस, जिसमें मेरा अजम्पशन ये है कि लाइट ऐसे आती है और उसके बाद ये लाइट ऐसे चली जाती है। तो बताइए इंसिडेंट मीडियम कैसा हो सकता है? dense हाँ रेयर या डेंसर? denser डेंसर है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये डायमंड है। रिफ्रैक्टिंग मीडियम वाटर है, तो जाहिर बात है वाटर डायमंड के मुकाबले में तो रेयर है, rarer है और लाइट जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है Away तो from the normal. away from the normal बेंड करेगी। मुझे बताइए मैं इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखूं और क्या फॉर्मूले मेंशन करूं? refractive index of water with respect to B वाटर विद रिस्पेक्ट टू B डायमंड। फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए? VD by VW डायमंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन water water क्लियर है बात? yes sir और इन सभी के लिए मैं चाहूं तो साइन ए बाय साइन आर, 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 साइन ए बाय साइन आर लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमेशा याद रखिए आई एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। जहां कहीं भी मेजर किया गया है आई बाय आर ही लिखा जाएगा। कंफ्यूजन इसमें होता है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं, तो किसका लिखते हैं? इंसिडेंट वाले मीडियम का लिखते हैं या रिफ्रैक्टिंग वाले मीडियम का लिखते हैं? refracting medium रिफ्रैक्टिंग मीडियम का लिखते हैं। और किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं? incident medium इंसिडेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक डायग्राम ऐसी बना दी जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ लाइक दिस। फिर मेरा क्लेम है कि यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है, ये ठीक है, और ये लाइट सीधा जाने की बजाय ऐसी चली गई, और मैं ये कहता हूं कि ये वाला नंबर जो है ये 7 है और ये ऊपर वाला नंबर 5 है। बताइए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूं और क्या फॉर्मूले? refractive index of 5 with respect to 7 गुड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू 7 बिल्कुल सही है। क्या आएगा? 7/5 वेलोसिटी इन 7 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन 5 करेक्ट है। इंसिडेंट मीडियम की वेलोसिटी इंसिडेंट मीडियम का स्पीड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिंग मीडियम का स्पीड। अब मैं अगर यही डायग्राम ऐसे बना दूं, इस तरीके से है मान लें, और मैं ये अज्यूम करता हूं कि लाइट ऐसे आती है और उसके बाद ऐसे बेंड हो गई लाइक दिस। जस्ट इमेजिन करते हैं ये वाला मीडियम है 9 और ये वाला मीडियम है 3। बताइए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? index of 3 with respect to 9 9 रिस्पेक्ट टू 9 बहुत सही है। फॉर्मूला velocity 9 9 by VG 9/3 बिल्कुल सही।
अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्मूले देख लिए, ठीक है, लेकिन एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखो, जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन करेंगे तो आप नोटिस कर रहे हो कि ये हम गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए मेंशन करते हैं, सही है। 5-3 या वाटर ग्लास, डायमंड वाटर, वाटर डायमंड, डायमंड ग्लास, एयर वाटर, वाटर एयर, वट एवर द वेज, तो हम इसे पेयर में मेजर करते हैं। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, जब भी दोनों में से कोई एक मीडियम वैक्यूम होगा या एयर होगा, ठीक है, वैक्यूम या एयर, दोनों में से कोई भी एक मीडियम वैक्यूम है या एयर है, तो ऐसी कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया जाएगा या कैलकुलेट किया जाएगा उसे कहा जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। जस्ट इमेजिन करिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, ये क्या कहलाएंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में निकालना? एयर के, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालना, तो उसे कहते हैं, उसे कॉल करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ आई? अब कभी कभी क्या होता है कि इस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बस इतना लिखते हैं, नोटिस किया आपने? यस सर। क्या ड्रॉप किया हमने? एयर के, ये ऊपर का एयर का प्रीफिक्स ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे एयर या वैक्यूम कुछ भी हो सकता है। अब हमें पता ही है ना कि वहां पे एयर या वैक्यूम है, तो उसको क्या लिखने की जरूरत, नहीं लिखे उसको। तो अक्सर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे लिखते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो ये हमें कुछ कांस्टेंट नंबर्स की तरह मिलती हैं, जैसे कि वाटर की वैल्यू आती है 1.33, ग्लास की वैल्यू आती है 1.5, डायमंड की वैल्यू आती है 2.4। Many a time 1.33 can also be written as 4/3, 1.5 can also be written as 3/2। आप याद रख पाएंगे इसको? यस सर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 1.5 या 3/2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 1.33 या 4/3 1.33 या 4/5। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है? 2.4 2.4। बात समझ आ रही है? यस सर। ये सुनो, अब इसकी हेल्प से हम स्पीड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फर्दर मोर कैलकुलेशंस, वो सब न्यूमेरिकल के टाइम पे देखेंगे। ये नंबर्स याद हो जाने चाहिए आपको। अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिलेटिव टू अदर मीडियम लिखना शुरू किया, एयर या वैक्यूम नहीं लिया, कोई दूसरा मीडियम लेना शुरू किया, ग्लास वाटर, वाटर डायमंड, ऑयल, पैराफिन, प्लास्टिक, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, कोई दूसरे टाइप का ग्लास, डायमंड, एक दूसरे के कंपैरिजन में अगर हमने लिखा, तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कॉल करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वर्ड याद रह पाएगा? क्या कॉल किया आपने? रिलेटिव। और एक अभी इससे पहले अभी जो बताया उसको क्या बोला? एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का मतलब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन रिलेशन टू व्हाट? एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम ले रहे हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर। कोई भी दूसरा मीडियम लाना पड़ेगा। बात समझ आई? यस सर। यस नो? कोई भी दूसरा मीडियम हम लेके आते हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में, तो उसको हम रिलेटिव बोलेंगे। और अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एयर या वैक्यूम के रेफरेंस में काउंट करते हैं, गिनते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट। बात समझ आ रही है? यस सर। अब जैसे बेटा इसको ध्यान से पढ़ना, अगर मैं लिखता हूं, क्या मतलब हुआ इसका? रिफ्रैक्टिव टू वाटर। इसका क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ग्लास नहीं वाटर। इसका क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मर्क्यूरी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
Diamond with with respect to respect to water. water. Refractive index of glass with Glass respect with to respect to diamond. diamond. समझ रहे हैं ना बात? Yes, sir. ठीक है, जैसे ये एक और लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू Water. Water. क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. ठीक, इसे हम अगर सॉर्ट आउट कर लें तो इसका ये फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। गौर से देखें क्या मतलब हुआ इसका, इसका क्या मतलब हुआ? Refractive of glass by refractive index of water. लेकिन ये जो सिर्फ ग्लास है ये कौन सा है? एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? Absolute. Absolute. एब्सोल्यूट है, ये भी एब्सोल्यूट है, और ये Yes. क्या है? Relative. रिलेटिव है। तो अगर हम इसे सॉर्ट आउट करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब उस लॉजिक पर बताओ इसके लिए क्या लिखें? Absolute. Mu water by mu g. म्यू वाटर बाय म्यू जी। इसको क्या लिखें? Mu diamond by mu water. डायमंड डिवाइडेड बाय म्यू वाटर। इसको क्या लिखें? Mu Glass divided by mu ग्लास diamond. डिवाइडेड बाय म्यू डायमंड। इसको क्या लिखें? Mu diamond by mu water. म्यू डायमंड बाय म्यू वाटर। water. आई ना बात समझ में? Yes, sir. इस हिसाब से इसको क्या लिखें? इसको क्या लिख सकते हैं? Mu glass by नहीं mu 5 by mu 3. इसको क्या लिख सकते हैं? Mu 7 by Mu 2. इसको क्या लिख सकते हैं? mu 9 by mu 8. ऑल ऑफ यू गेटिंग द वे हाउ वी आर राइटिंग? इसको क्या लिख Yes, सकते हैं? sir. Mu 6 by mu 1. म्यू वन। अब इसमें एक बड़ी मजेदार बात सुनिए, ग्लास और वाटर में ग्लास कैसा है? Dense. Denser. Denser. वाटर कैसा है? Rarer. तो जब कभी भी मैं इंटरनल कंपैरिजन में डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा तो उसका आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। हाँ. याद रखिए इस बात को। जब कभी भी किसी भी गिवन सिचुएशन में मैं एक ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा जो डेंसर का है विद रिस्पेक्ट टू रेरर, तो उसका आंसर हमेशा, Greater than 1. तो इसका लॉजिक भी समझिए। यहाँ म्यूजी का वैल्यू कितना है? 5. 1.5. 1.5. और म्यू डब्ल्यू का कितना है? 1.5. 1.33. तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, सॉल्व करूंगा आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। Yes. Yes, sir. अच्छा, अब ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? Water. इसके रिस्पेक्ट में Glass. Glass मैं के. रेरर का निकाल रहा हूँ कि डेंसर का निकाल रहा हूँ? Denser का. Rarer का. रेरर का निकाल रहा हूँ। वाटर इज रेरर एज कंपेयर टू ग्लास। ग्लास Glass. डेंसर होता है, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वाटर का बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बोल रहा हूँ। मतलब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेरर का ले रहा हूँ कि डेंसर का ले रहा हूँ? Rarer. Rarer. अब इसे सॉल्व करिए। न्यूमरेटर में 1.33 आएगा, डिनोमिनेटर में 1.5 आएगा, Less than 1 आता. तो लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब ये पता चला कि जब कभी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए अगर मैं रेरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ इन कंपैरिजन टू डेंसर, तो उसका आंसर आएगा लेस देन 1। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब बातों बातों में हमको यहाँ पे 3 फॉर्मूले मिले, जरा इसे समझिए, ध्यान से देखिए। म्यू मान लेते हैं 2 1, इसका मतलब क्या है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं मैं। हाँ. सेकंड 2 मीडियम with respect to 1. विद रिस्पेक्ट टू 1। ये सेकंड और 1 कुछ भी हो सकते हैं, ग्लास, डायमंड, वाटर, पैराफिन ऑयल, जैम, जेली, जो भी ट्रांसपेरेंट है कुछ भी हो सकता है। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट वे आई कैन राइट इज साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर। करेक्ट है? Yes, sir. पहला तरीका तो ये हो गया, मैं ऐसे आराम से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैं ऐसे लिख सकता हूं V1 by V2, ये भी आना चाहिए आपको। तीसरा मैं से ऐसे लिख सकता हूं μ2 by μ1, फील करें, μ2 by 1। देखिए ऑर्डर लिखने का, देखिए जरा ध्यान से देखिए कैसे लिखा गया है, μ2 by μ1। करेक्ट है? Yes, sir. नेक्स्ट मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं 1 upon μ12, उल्टा, रिवर्स। Yes, sir. उल्टा। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? Second का. यहाँ किसका है? First. फर्स्ट का। आ रही है ना बस समझ? Yes. तो मैं इसे उल्टा भी लिख सकता हूं। अब आइए एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मान लेते हैं कि हमारे पास
एक स्टैक ऑफ मीडियम है, पेयर ऑफ मीडियम है, लाइक दिस। ये पहला मीडियम है म्यू 1 वैल्यू, ये दूसरा मीडियम है म्यू 2 वैल्यू, ये तीसरा मीडियम है म्यू 3 वैल्यू, यहाँ आगे चलता है मान लो म्यू 4 है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब लाइट ऐसे जा रही है, ये हमारा इमेजिनेशन है कि लाइट यहाँ से एंटर करती है ऐसे, फिर ये लाइट कंटिन्यू करती है, फिर आगे कंटिन्यू करती है, फिर आगे कंटिन्यू करती है और बाहर जाती है। अब अगर बहुत ध्यान से देखें तो लाइट 1 से 2 में जा रही है, बाकी को छोड़ दे, खाली इसको पकड़ लें, आप इस बात को समझें। कहां से जा रही है लाइट, कहां? 1 से तो 1 क्या हो गया, इंसिडेंट, और 2 क्या हुआ, रिफ्रैक्टिंग। तो मुझे शायद ऐसे लिखना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, व्हाट शुड आई राइट, म्यू 2 sin I by sin साइन ऑफ थीटा 1 आई नहीं है, साइन ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा 2, क्योंकि Yes. ये डेफिनेटली आई की तरह बिहेव कर रहा है इंसिडेंट, और ये आर की तरह बिहेव कर रहा है। yes sir, यस सर। अब जरा सोचिए कि इफ आई ट्राई टू राइट दिस, कैन आई राइट इट लाइक दिस, म्यू 2 बाय म्यू 1, यस सर। सो दिस विल बिकम साइन ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा 2। थीटा 2 इसका सीधा सा मतलब मुझे ये मिलेगा, म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2। साइन थीटा 2। yes sir, अब लॉजिक देखिए, जो म्यू है उसी के एंगल से उसको मल्टीप्लाई कर दो आप, म्यू 1 साइन थीटा 1 हो गया, म्यू 2 साइन थीटा 2 हो गया, आगे बढ़ूंगा तो म्यू 3 साइन थीटा sin 3। theta और आगे बढ़ूंगा तो, mu 4 sin theta 4, अगर ये 4 है तो इस सीक्वेंस के लिए मेरे पास सीधा सीधा रिलेशन क्या है, म्यू n साइन थीटा n। म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू म्यू 3 sin theta 3, समझ रहे हैं, ये काम का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त हम इस पर ही काम करेंगे, mu म्यू 4 sin theta, 4 साइन थीटा 4 एंड सो ऑन। ऐसे कितने भी रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वी कैन जस्ट गो ऑन काउंटिंग विद द स्टैकिंग ऑफ द मीडियम, चलन दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर यू गेटिंग इट राइट? yes sir, Yes. ओके। अब इसमें एक और मजेदार बात क्या होती है कि अगर हम इस तरीके से मीडियम्स को कंबाइन करते गए, मान लो बहुत सारे मीडियम्स को हमने एक साथ कंबाइन किया, जस्ट लाइक दिस, टेक दिस एज एन एग्जांपल। यहाँ पे मैंने ये पहला मीडियम लिया, ये दूसरा, ये तीसरा, वापस से ये पहला, वापस से पहला वापस आ गया, और ये लाइट ऐसे ऐसे जा रही है, तो पहले क्या आएगा, अगर आप बात को समझ रहे हैं ना, तो पहले ऐसे आएगा, म्यू mu 1 साइन थीटा 1 with respect to with 1, respect to 1, इस जगह पे बेटा, इस जगह पे yes sir, 2 1। अब इस जगह पे क्या आएगा, mu 3 with With respect respect to to 2, म्यू 3 3 with विद respect, रिस्पेक्ट टू, yes, फाइनली इस जगह पे क्या आएगा, mu 1 with respect to 3, वेरी गुड, म्यू 1 विद रिस्पेक्ट टू 3। अब मैं सोचता हूं कि एक काम करें कि हम इसको मल्टीप्लाई करें, लेट्स मल्टीप्लाई इट, और ये देखें कि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो आपको बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा। म्यू 2 1 क्या ऐसे लिखा जा सकता है, म्यू 2 बाय म्यू 1 yes, म्यू 3 2 क्या ऐसे लिखा जा सकता है, mu 3 by mu 2, बाय म्यू 1 और म्यू 1 3 क्या ऐसे लिखा जा सकता है, mu 1 by 3, और अगर ये वाकई ऐसे लिखे जा सकते हैं तो ये 2 कट गया, ये 3 कट गया, ये 1 कट गया, सब कुछ One. कांटे में गया 1। 1, यस। मतलब एक ऐसे स्टैक ऑफ मीडियम, ऐसे पेयर ऑफ मीडियम में जिसका पहला और आखिरी मीडियम सेम है, शर्त है पहला और आखिरी सेम होना चाहिए, अगर मैं 3 पे रुक जाता तो ये अलाउड नहीं होता, पहला और आखिरी मीडियम सेम है, तो उन सभी मीडियम्स के पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन का अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन ले लिया तो आपको उसका आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बहुत छोटा सा प्रूफ है, बहुत लंबा चौड़ा भी करने की जरूरत नहीं। गेटिंग इट राइट? yes,
ओके, सो दिस होल कॉम्बिनेशन विल रिजल्ट इक्वल टू 1। इसका ये मतलब निकलता है कि नेट बेंडिंग नहीं हुई। इसका मतलब जानते हो क्या है? नेट बेंडिंग नहीं हुई। ओवरऑल लेवल पे इसने थोड़ा बेंड कराया, इसने थोड़ा बेंड कराया, इसने सीधा करा दिया, तो लाइट को जहां जाना था वहीं पहुंचा। Yes. आप अगर इस बात को यहां चेक करना चाहते हैं तो देखिए, अगर ये मटेरियल मीडियम नहीं होता तो क्या ये लाइट ऐसे सीधे जा रही होती? और बाद में भी क्या लाइट उसी डायरेक्शन में जा रही है? Yes. Yes. 1 का यही मतलब है ना कि कोई बेंडिंग ही नहीं हुई। Yes, sir. तो लाइट को जहां जिस डायरेक्शन में जाना था बाद में भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन थोड़ा सा साइड में हटी, लेकिन डायरेक्शन तो वही है ना। हम इसके प्रूफ बनाएंगे बाद में, नो डाउट। आज का लेक्चर अपना सिर्फ इंट्रोडक्टरी बात पर चल रहा है, तो वी विल बी डेफिनेटली डेवलपिंग प्रूफ फॉर इट कि साइड में कितना हटती है, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं उसको, कितना। पर फिलहाल मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर पहला मीडियम और आखिरी मीडियम अगर सेम है तो सभी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 है। इसका मतलब क्या है कि लाइट में नेट बेंडिंग नहीं हुई, सीधा ही रहा हो। अंदर थोड़ा मोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, लेकिन बाहर आते टाइम पर वही डायरेक्शन उसने वापस से रीगेन कर लिया था जो स्टार्ट में था। Yes. समझे नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दिस इज व्हाट प्राइमरीली आई वांट टू टॉक ऑन। अब इसके अलावा और थोड़ा सा डिस्कशन है, जैसे कि वेक्टर नोटेशंस क्या हो सकते हैं रिफ्रैक्शन के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन कौन कौन सी पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, और फर्दर कैलकुलेशंस कैसे किए जाएं, इस पर हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। ये यहाँ तक का रिलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया हम कैसे लिख पाते हैं? Yes, sir. जैसे मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, दो मीडियम है, मान लो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है और दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है। मेरा ये मानना है कि लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, और उसके बाद ये लाइट मान लेते हैं, सॉरी फॉर दैट, मान लेते हैं ये लाइट कुछ ऐसे चली जाती है यहाँ पे। अब हो सकता है कि आपका ये क्लेम हो कि यहाँ पे कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहे होंगे और कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहे हैं। क्या आप मुझे इसका फॉर्मूला लिख के बताएंगे? Refractive index of mu √2 with respect to √3. यस, मेक श्योर टू राइट इट इन दिस पैटर्न। ऐसे लिख के बताओ क्या लिखना चाहिए। सही जा रहे हैं? I √3 sin theta है. sin Sin of theta. I should be equal to √2 sin I. √2 sin R. Sin R. sin R। ये चीज आपको बड़ी कॉन्फिडेंटली लिखने आनी चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादातर न्यूमेरिकल इसी फॉर्मेट से सॉल्व करता हूँ। इसी फॉर्मेट से मैं ज्यादातर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगा, ठीक है। बाकी ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे तो ये लिस्ट और बढ़ती जाएगी, इसमें मैं और 8-10 फॉर्मूले जोड़ दूंगा बाद में। बट मेरा ये मानना है कि अक्सर जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरीके की कंडीशन से इजीली निकलते हैं, तो हमें ये लिखने आना चाहिए। आर थिंग्स क्लियर? Yes. Sir. तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी बातें थी आपके सामने। इसके आगे कल की क्लास में इसी बात से आगे कंटिन्यू करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन को वेक्टर फॉर्मेट्स में कैसे लिखा जाए, और उससे रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल्स को भी हम कल इंशाल्लाह हैंडल करेंगे, ठीक।